तो दोस्तों बीपीएससी 133 जिस किताब का नाम है तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति, यहाँ पर दोस्तों अपन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बातें करते हैं। देखो, मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों वही चीज बताऊंगा जो कि एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधी बात। ठीक है, बीपीएस 133 के अंदर मतलब टोटल 2 वीडियो रहेगी जून 2024 के पेपर के लिए। 2 वीडियो में पूरी किताब है वो अपन कंप्लीट करेंगे नोट्स की सहायता से और हर चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हर चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ कि सवाल क्या आता है। देखें, चैप्टर नंबर 3 से ही अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन। इसके अंदर सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासनों की तुलना आती है। जैसे कि आपको बताता हूं, यहां से आता है सवाल। देखें आप, सबसे पहले यहां से सवाल बनता है, विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक प्रणाली। हाँ, ये देखो यहां से सवाल बनेगा, अधिनायकवादी प्रणाली से आप क्या समझते हैं, अधिनायकवादी प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सवाल अपने को याद करना है। या फिर ऐसे आ सकता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या फिर तीसरा सवाल ऐसे आ सकता है, लोकतांत्रिक प्रणाली और अधिनायकवादी प्रणालियों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये है हमारा 20 नंबर का एक सवाल। समझ में आ गया? क्या सवाल था? लोकतांत्रिक प्रणाली या लोकतांत्रिक शासन पद्धति और सत्तावादी शासन पद्धति में क्या अंतर होता है। देखो, मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूं यार, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे। अपने को पेपर निकालने से मतलब है। ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ो आप। देखो, शासन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से 2 प्रकार है, सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, तो यहाँ पे सत्तावादी शासन क्या होता है दोस्तों। सत्तावादी शासन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहां से स्टार्ट है इसका आंसर, सत्तावादी शासन का। हाँ जी, देखो, सत्तावादी शासन या फिर अधिनायकवादी प्रणाली एक ही बात है। समझ में आ गया? अधिनायकवादी और सत्तावादी प्रणाली एक ही बात है। तो जिन देशों में अधिनायकवादी प्रणाली होती है वहां पर विशिष्ट वर्ग के लोग नागरिकों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं। यानी कि कुछ लोग ही उस देश के प्रधान बन जाते हैं। ठीक है, मतलब वही उच्च पदों पे बैठे रहते हैं, वही बड़े मंत्रालय उनके पास में होते हैं, अमीर लोगों के पास में होता है सब कुछ एक देश का। तो वो नागरिकों की इच्छाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं तथा वे अपने मन मर्जी के कानून जनता पर थोप देते हैं। यह लोकतंत्र के विपरीत राजनीतिक पद्धति है, राजनीतिक शासन है, जिसमें सत्ताधारी वर्ग चाहता है कि सभी नागरिक उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों पर शासक वर्ग द्वारा बल प्रयोग किया जाता है। ये अधिनायकवादी प्रणाली होती है। तो कहने का मतलब, सत्तावादी प्रणाली आए या फिर अधिनायकवादी प्रणाली आए, राइट। तो आपको यही लिखना है कि इसमें कुछ लोग सत्ता पर बैठ जाते हैं, वो नागरिकों की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वो नागरिकों को अधिकार, आजादी, स्वतंत्रता नहीं देते हैं और वो जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषताएं क्या लिखनी है, जैसे कि 20 नंबर का सवाल होगा, अधिनायकवादी प्रणाली और लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या अंतर है। तो अधिनायकवादी में दोस्तों, ये जो सत्ता होती है बाध्यकारी होती है, यानी कि जनता को माननी माननी पड़ती है। लेकिन जैसे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर हमें सरकार पसंद नहीं है, नेता पसंद नहीं है, तो दोस्तों सरकार भी गिराई जा सकती है। लेकिन अधिनायकवादी प्रणाली जिस भी देश में है वहां पर ऐसा नहीं होता, सत्ता माननी पड़ती है, बाध्यकारी होती है। ठीक है, मतलब ये कुल मिलाकर एक लादी गई व्यवस्था होती है। और यहाँ पर अधिनायकवादी प्रणाली जिस देश में होती है वहां पर बड़े सैनिक अधिकारी शासन सत्ता चलाते हैं, इनके पास में काफी सारी शक्तियां होती है। कुल मिलाकर यहाँ नागरिकों के अधिकारों का दमन किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे सर्वाधिकार प्रणाली, इसकी भी बात आती है। ठीक है, तो दोनों लगभग एक जैसा है, दोनों लगभग एक जैसा है। जो आपका अधिनायकवादी प्रणाली है दोस्तों, उसमें थोड़ी सी ढील होती है, और सर्वाधिकारी प्रणाली में बहुत ज्यादा तानाशाही होती है। जैसे कि हिटलर, जैसे कि इटली का मुसोलिनी। ठीक है, उस देश में सर्वाधिकारी प्रणाली चलता था। तो देखो, एक ही होता है सर्वाधिकार प्रणाली और अधिनायकवाद प्रणाली, लेकिन सबसे ज्यादा कठोर कौन सी होती है, सर्वाधिकार प्रणाली। समझ में आ रहा है? तो आप ये लिखेंगे कि अधिनायकवादी प्रणाली का ही एक रूप है सर्वाधिकार प्रणाली। बस अपनी तरफ से पॉइंट लिख सकते हैं। और सर्वाधिकार प्रणाली काफी ज्यादा कठोर होती है। देखो, लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। या फिर ये भी लिख के आ सकते हो आप कि
जर्मनी में और फ्रांस में अधिनायकवादी प्रणाली का हम स्वरूप देखते हैं। ठीक है, सर्वाधिकार वाले शब्द में फंसना नहीं ज्यादा। अगर आपको याद होता है तो ठीक है कि सर्वाधिकार बहुत ज्यादा कठोर होता है प्रणाली, जबकि अधिनायकवाद में थोड़ी बहुत छूटें होती है नागरिकों को। समझ में आ रहा है? सर्वाधिकार प्रणाली इटली और जर्मनी में लागू हुई थी। अगर ये याद नहीं रहता तो इतना याद रखो कि जर्मनी और इटली में जो हिटलर और मुसोलिनी था, उन्होंने अपने नागरिकों को कोई अधिकार नहीं दिया, और वो सब अधिनायकवादी प्रणालियों उन्हें देश में लागू थी उस टाइम पे। देखो, जो सर्वाधिकार प्रणाली होती है ना, ये एक प्रकार का टाइप है, एक प्रकार का प्रकार है अधिनायकवादी प्रणाली का। ठीक है, हाँ, रूस में स्टालिन का। तो अधिनायकवादी में क्या होता है? शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है। समाज का जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन के पहलुओं पे नियंत्रण होता है, यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत लाइफ पे राज्य का कंट्रोल होता है। सैनिक अधिकारियों की सबसे ज्यादा चलती है। ये देखो, आपने आपके सामने कितने बढ़िया से लिख रखा है। इटली में मुसोलिनी का फांसीवाद, ये भी अधिनायकवादी प्रणाली का ही उदाहरण था। ये सर्वाधिकार मत याद रखो यार, इसमें फंस जाओगे आप। आगे लिखें, जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद और सोवियत संघ में स्टालिन का शासन, ये सब अधिनायकवादी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अधिनायकवादी प्रणाली में दोस्तों आर्थिक, धार्मिक और स्वतंत्रताएं कम होती हैं। आगे विशेषताएं लिख दी है कि यहाँ पर संविधानों के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। लोग हैं वो अपने विचार नहीं रख सकते हैं, और महिलाओं के पास में कोई अधिकार नहीं होते इन देशों के अंदर। अधिनायकवादी प्रणाली इन देशों के अंदर, अफगानिस्तान, यहाँ पे देखो आप, महिला के पास में कितने राइट है? बिल्कुल भी नहीं है। अजरबैजान, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, इरिट्रिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये देश है जहां पर अधिनायकवादी शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर अधिनायकवाद में सीमित बहुलवाद होता है। बहुलवाद का मतलब, जो शक्तियां होती है ना, वो काफी कम लोगों के पास में होती है, और वो लोग बड़े सैनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसमें शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब कि सैनिकों, बड़े सैनिक अधिकारी को जो करना है वो करना है, चाहे जनता को पसंद आए ना पसंद आए, क्योंकि वो जनता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते। और अधिनायकवादी प्रणाली दोस्तों दुनिया के लिए एक खतरा होती है, क्योंकि दुनिया के अंदर डर का माहौल, भय का माहौल, आतंक का माहौल रहता है इस टाइम पर। ठीक है, और दोस्तों इस प्रकार की शासन पद्धति को बहुत बड़े जन क्रांति से हटाया जा सकता है। मतलब लोग अगर सड़कों पे उतर आए, आंदोलन करें, तो ही वो खत्म कर सकते हैं इस चीज को। अदरवाइज छोटी मोटी क्रांति से नहीं हटेगा अधिनायकवाद शासन। तो यहाँ पे बल का प्रयोग करती है, हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करती है सरकार। ये आपको अधिनायकवादी प्रणाली की विशेषताएं लिख देना है। ठीक है, लिख के आ जाओगे मेरे ख्याल से आप। अब देखो, मैं आपको लोकतांत्रिक पद्धति की विशेषता बता देता हूं। तो दोस्तों ये अधिनायकवादी प्रणाली के जस्ट उल्टी है, कि इसके अंदर लोगों को अधिकार, आजादी, स्वतंत्रता मिलती है। कुछ समान पॉइंट तो आपको लिख लेने हैं। ठीक है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जो शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ये आपको इस तरह से शुरुआत कर देनी है, और फिर अपन देख सकते हैं कि लोकतंत्र, जैसे कि भारत में लोकतंत्र है, तो यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र में जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के विधायिका में जाते हैं, जैसे कि राज्य की विधानसभा में और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो ये अंतर होता है। और बहुलवाद पाया जाता है लोकतांत्रिक पद्धति में। बहुलवाद का मतलब बहुत सारे लोगों के पास में शक्तियां होती है। देखो, राष्ट्रपति के पास होती है, पीएम के पास होती है, सीएम के पास होती है, पार्षदों के पास होती है, सरपंच के पास होती है, पंच के पास होती है, मेयर के पास होती है, जिला परिषद के पास में होती है, सबके पास में होती है। ये बहुलवाद कहलाता है। ठीक है, तो अधिनायकवाद में बहुलवाद तो बिल्कुल भी नहीं था, जबकि इसमें बहुलवाद पाया जाता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। तो यहाँ पे लोगों को सूचना के अधिकार मिले होते हैं। लोग अपनी इच्छा से संगठन बना सकते हैं, लोग डिबेट कर सकते हैं किसी भी बात पे, लोग नेताओं की बुराई कर सकते हैं, पार्टियों की बुराई कर सकते हैं, और शासन में सुधार के लिए सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं। यहाँ पे मीडिया का काफी ज्यादा विस्तार पाया जाता है, यानी कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। अब देखो, भारत के अंदर इंस्टाग्राम पे खूब लिखो, कौन मना कर रहा है? ठीक है, बुराई करो अपन सरकार की, या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ भी डालो। ठीक है, लेकिन ऐसा मत डालो कि उससे धार्मिक दंगे फैल जाए। ठीक है, अदरवाइज अपन किसी के भी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ये होती है आजादी। वास्तव में आजादी का जो अनुभव वो भारत में ही अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन तानाशाही जहां पे चलती है वहां पे इस तरह का कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं किया जा सकता सरकार की बिना परमिशन से। तो लोकतंत्र कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? भारत का नाम लिख सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराइल।
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लोकतंत्र जिस देश में पाया जाता है वहां पर विधायक की सर्वोच्चता पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो आपके जो कानून बनाने वाली संस्था है वो सबसे बड़ी होती है। जैसे कि संसद की काफी इंपॉर्टेंस है। और चुनाव किस तरह से होते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको पहले वोट मिला वो पहले पद पा जाएगा। फिर एकात्मक सरकार, यानी कि जो आपातकालीन परिस्थितियां होती है, जैसे कि देश के अंदर दंगे, सशस्त्र आक्रमण वगैरह हो जाए तो सरकार, केंद्र सरकार के पास में ताकतें ज्यादा हो जाती है। और ये लिख सकते हैं, देखो लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषता लिखनी है तो भारत को आधार बनाकर लिख देना कि भारत के अंदर क्या क्या है। जैसे कि भारत के अंदर दबाव समूह, हित समूह है। दबाव समूह, हित समूह, यहाँ पे गैर सरकारी संगठन है, नागरिक समाज है। तो ये लोकतंत्र की विशेषता होती है अपने आप में। ये बना के लिखना है आपको, कुछ भी याद करने की और आवश्यकता नहीं है। और आप लिख सकते हो कि हमारे पास में लोकतंत्र जिस भी देश में है वहां पे मूल अधिकार होते हैं, लोगों के पास में मौलिक कर्तव्य होते हैं उन लोगों के पास में। और यहाँ पे दो सदनों की व्यवस्था होती है, दो हाउसेज होते हैं, जैसे कि अपर हाउस, लोअर हाउस है ना अपना, राज्यसभा और लोकसभा। बस इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मतलब व्यापार करने की छूट होती है, यहाँ पे सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। यहाँ पे वैश्वीकरण, निजीकरण की सहायता से लोगों का विकास होता है। इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषताओं में। ठीक है। समाज शांतिपूर्ण होता है, नरजातीय संघर्ष कम होते हैं। समझ में आ रहा है? और किसी धर्म को अगर संकट हो रहा है, जैसे कि भारत के बारे में लिखे हैं, किसी धर्म के ऊपर अगर संकट आ रहा है तो भारत सरकार उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रयास करके उस संकट को दूर कर सकती है। लोकतांत्रिक देशों के अंदर दोस्तों संविधान के अनुसार सरकारें चलती है, ना कि धार्मिक कानूनों के आधार पर। ठीक है। जैसे कि जो इस्लामिक देश हैं वो शरिया कानून पे चलते हैं, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है। इसलिए लोगों के पास में राइट भी कम है। ये सब आप पॉइंट लिख सकते हो। लोकतांत्रिक प्रणाली और अधिनायकवादी प्रणाली में अंतर समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अधिनायकवादी पद्धतियां, ये और ज्यादा लिख सकते हो कि कौन कौन से देशों के अंदर अधिनायकवादी पद्धतियां लागू रही है। यानी कि बड़े बड़े जो सैनिक अधिकारी थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने नेताओं की हत्या करके वो खुद गद्दी पर बैठे और पूरी जनता को कंट्रोल किया। जैसे कि ग्रीस देश में कर्नल पापाडोपुलाज, चिली में जनरल पिनोचेंट, नाइजीरिया में जनरल अबाचा, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, इनका नाम याद रख लेना। पाकिस्तान के अंदर जो सरकार चलती है उसके अंदर सेना की काफी ज्यादा हस्तक्षेप होता है। पाकिस्तान की जो आम जीवन है उसके अंदर सेना जो चाहेगी वही सब कुछ होता है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर सेना अलग है, ठीक है, और सरकार अलग काम करती है, और सरकार का सेना पर कंट्रोल पूरा बना रहता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की सेना हावी रहती है पाकिस्तान की राजनीति पे, ध्यान रखो ये बात। और घाना ये अफ्रीका का देश है, वहां पर लेफ्टिनेंट जेरी सिलिंग का रहा है शासन। लाइबेरिया में सार्जेंट डोका, ये कुछ सैनिक अधिकारी थे जिन्होंने नेताओं की हत्या करके वो खुद बैठे और उन्होंने जबरदस्ती शासन किया, जनता को मारा पीटा, जनता से अधिकार, आजादी, फ्रीडम सब कुछ छीना, जनता की आवाज छीनी। यह है अधिनायकवादी प्रणाली। तो लोकतांत्रिक प्रणाली और अधिनायकवादी प्रणाली में अंतर लिख के आ जाओगे। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 सक्सेसफुली याद करने के बाद, चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं अपन, नागरिक सैन्य शासन। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या सवाल आता है मैं आपको सवाल ही बता देता हूं सीधा। भारत और चीन में नागरिक और सैन्य संबंध, ये सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा? भारत या अथवा चीन में नागरिक और सैन्य संबंध, ये सवाल आएगा। ठीक है। अभी इन दोनों को मैं बता देता हूं। देखो सैन्य शासन क्या होता है? जहां पर सैनिक अधिकारी हैं वो नेताओं को हटा करके खुद बैठ जाते हैं, वो सैनिक शासन कहलाता है। ठीक है। तो देखो अधिनायकवादी शासन के दो तीन प्रकार होते हैं, एक तो सर्वाधिकारी शासन होता है, सर्वाधिकारवाद, और एक होता है सैन्य शासन। ठीक है। तो यहाँ पे हम सैन्य शासन पढ़ रहे हो, अधिनायकवादी शासन का ही हिस्सा है। तो इसमें होता क्या है कि जो सैनिक अधिकारी होते हैं वो नेताओं की जगह पर बैठ जाते हैं और बलपूर्वक हिंसा का प्रयोग करके, ठीक है, हथियारों का प्रयोग करके वो जनता का दमन करते हैं, और वहां पे सेना तख्ता पलट हो जाता है, यानी कि सेना सब कुछ कंट्रोल कर लेती है।
पूरा नियंत्रण सेना का होता है। सैन्य शासन का मतलब क्या है? सैनिक अधिकारी सत्ता पर बैठते हैं और जनता को नियंत्रित करते हैं, बलपूर्वक हिंसा के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से उनको डराते धमकाते रहते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के अंदर। देखो, आपको ये सब याद नहीं करना, नागरिक सैन्य संबंध। मैं वापस से वही बता रहा हूं, मेरे को यहाँ पे फालतू का ज्ञान नहीं देना है, जो जिससे अपन पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर आ सकते हैं, बस वही मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी सी बात है। पहला सवाल मैं आपको बता देता हूं, चीन में नागरिक एवं सैन्य शासन संबंध। यानी कि चीन में वहां की जो सरकार है और वहां की जो सेना है, उसके बीच में संबंध किस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको स्टार्ट इस तरह से करनी है कि चीन का जो देश है, उसका नाम क्या है पूरा? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ये याद रह जाए तो अच्छी बात है। जनवादी गणतंत्र चीन, ये इस देश का पूरा नाम है। और यहां पे जो एक पार्टी ही शासन करती है, भारत में तो बहुत बतेरी पार्टियां हैं, लेकिन यहां पे एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी विचारधारा चलती है यहाँ पे, चीन का साम्यवादी दल। और यहाँ की चीन की सेना का नाम क्या है? द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए। पीएलए, बस पीएलए याद रख लो, पीएलए। इंग्लिश में याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पीएलए याद रखो, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो क्या लिखना है? चीन के अंदर चीन की सेना का नाम क्या है? पीएलए है। और यहाँ की एक पार्टी है चीन का साम्यवादी दल, ठीक है, चीन का। बस ये आपके दो तीन पॉइंट से स्टार्ट करना। फिर आपको क्या लिखना है कि चीन में सरकार मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करती है। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? जो संसाधन होते हैं समाज के, वो सबको बराबर मिले, समाज के अंदर कोई गरीब और अमीर ना हो, वर्ग संरचना ना हो, राज्य खत्म हो जाए, ठीक है, ये कहता है कार्ल मार्क्स की। कोई गरीब अमीर ना हो, वर्ग ना हो, है ना, अमीरों का वर्ग, गरीबों का वर्ग, ऐसा ना हो। तो चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो राज्य के सभी मामलों को नियंत्रित करती है। चीन के अंदर कौन सी विचारधारा चलती है? मार्क्सवादी विचारधारा। और यहाँ पे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, वो सभी मामलों को नियंत्रित करती है। चीन में सरकार का सेना पर कठोर नियंत्रण होता है, ये याद रखना है। यही संबंध है कि चीन में जो सरकार है ना, उसका कठोर नियंत्रण रहता है। यानी कि वहां पर कभी सेना तख्तापलट नहीं होता है कि वहां पर जो चीन की सेना है वो नेताओं को हटा करके खुद वहां पे शासन करेगी, ऐसा नहीं होता वहां पे। बस यही सेना संबंध है यहाँ का। और लिख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग ने चीनी क्रांति का सफल नेतृत्व किया था यहाँ पे, और चीन जनवादी गणतंत्र चीन यानी कि चीन की स्थापना की थी। इन्होंने क्या कहा था? आपको लिखना है कि 1 अक्टूबर 1949 को चीनी क्रांति का सफल आयोजन हुआ था, ठीक है। और जो वहां का जो नेता था ना, माओ त्से-तुंग, वो कहता था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक के बैरल से आगे बढ़ती है, यानी कि लोगों पर कंट्रोल करना है तो बंदूक की नोक से ही वो नियंत्रित होंगे। इस विचारधारा पे वो चलते हैं। तो चीन में सेना ने कभी कभी स्वतंत्र निर्णय लिए, जिससे नागरिक सैन्य संबंधों में खटास उत्पन्न हुई। देखो, अगर सरकार पूरी तरह से नियंत्रण रख पाती है सेना पर, तो हम कहेंगे कि उस देश में नागरिक सैन्य संबंध अच्छे हैं, है ना। लेकिन अगर सेना की ज्यादा चलती है, जैसे कि म्यांमार और पाकिस्तान, सेना की काफी ज्यादा चलती है, सरकार से भी ज्यादा, तो वहां पे हम कहेंगे कि जो नागरिक सैन्य संबंध है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन चीन के अंदर दोस्तों हमेशा से नागरिक सैनिक संबंध अच्छे रहे हैं, यानी कि वहां की सरकारों की चलती है सेना पर। लेकिन कभी कभी, मतलब 1000 में एक बार, जो चीन सेना के अधिकारी थे उन्होंने अपनी चलाने की कोशिश की है। इस तरह से लिखना, आपको आंसर समझ में आ रहा है? देखो आगे क्या लिखना है कि यहां पर चीन में पोलित ब्यूरो, एक शक्तिशाली समिति ने, पहले सेना के निर्णय प्रभावित होते थे, लेकिन 1987 में सेना और सरकार के बीच कर्तव्य नियमों को स्पष्ट किया गया। आप ये लिखना फिर, सबसे पहली बार 1987 में चीन की सेना और चीन की सरकार के बीच क्या कर्तव्य होंगे, नियमों को स्पष्ट किया गया था पहली बार। और सेना पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होगा, यह बता दिया गया 1987 में। 1998 तक आते आते
सेना के सभी कामों को रोक दिया गया और सेना को कहा गया कि आप सरकार के जो फैसले हैं वो पूरी तरह से मानेंगे, क्योंकि दोस्तों 1989 में चीन की सेना ने कुछ कहने नहीं माने थे सरकार के, तो उस समय चीन के अंदर नागरिक सैन्य संबंध खराब हो गए थे। ठीक है, क्योंकि चीन की जो सेना उस पर भी काफी बार कहना नहीं माने, भ्रष्टाचार, जमाखोरी के भी आरोप लगे हैं, ये लिखना है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा चीन और नागरिक सैन्य संबंध, चीन में नागरिक सैन्य संबंध। नागरिक सैनिक शासन की आपको विशेषताएं बता देता हूं, मान लो 10 नंबर का आ जाए तो जहां पर सैन्य शासन स्थापित होता, सबसे पहली बार आपको याद रखना है कि वहां पे कोई फ्रीडम, कोई राइट, आप अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, आप अपने विचार नहीं रख सकते, सीधी बात है। तो जो अधिनायकवादी प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वही लिख देनी है आपको, यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे कानून के शासन का अभाव चलता है, यहाँ पे मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। सैन्य शासन में सरकार द्वारा बनाए गए पहले के कानून या तो खत्म कर दिए जाते हैं या फिर बदलाव कर दिया जाता है उनमें। सैनिक शासन जहां पर भी होता है वहां पर बड़े सैनिक अधिकारियों के द्वारा शासन किया जाता है और सेना को शासन करने तो वैधता हासिल नहीं होती है। यानी कि दोस्तों वो संविधान के अनुसार तो चलते नहीं है सैनिक अधिकारी, वो अपने मन मर्जी के कानून बनाते हैं अस्थायी समय के लिए और वो जनता का दमन करते हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से दोस्तों कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और विधायिका को चलाते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व अफ्रीका के जो देश है वहां पे। और सैन्य शासन है वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। यह सैनिक शासन की विशेषताएं मैंने आपको बता दी है दोस्तों। इसके अंदर 5 नंबर का यह सवाल आ सकता है, मिलिट्री जुंटा क्या होती है। यह सैनिक शासन कुछ प्रकार होते हैं। अभी तक क्या पढ़ लिए, चीन में नागरिक सैन्य संबंध, तो आप तो कहना कि वहां पे हमेशा अच्छे ही रहे हैं। चीन की सरकार की सबसे ज्यादा चलती है, चीन की सेना का नाम पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, और माओ से तुंग का नाम याद रखना कि उनकी मार्क्सवादी विचारधारा थी, है ना, और वो पूरी तरह से सेना पर नियंत्रण की बातें और जनता पर नियंत्रण की बातें कहा करते थे। फिर मैंने दूसरा सवाल सैनिक शासन की विशेषताएं बताई, इसमें वही बताया कि अधिनायकवादी प्रणाली जो होती है, देखो अधिनायकवादी प्रणाली का हिस्सा ही तो है, एक प्रकार ही तो है सैनिक शासन, तो वही विशेषता हो जाएंगी, क्या इसको एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सैनिक शासन के टाइप क्या होते हैं। पहला है मिलिट्री जुंटा, फिर दूसरा अध्यक्षीय प्रकार का सैन्य शासन, फिर अन्य सैन्य शासन। इसमें मिलिट्री जुंटा आता है तो यही पढ़ेंगे अपन, फालतू का नहीं पढ़ेंगे। मिलिट्री जुंटा होता क्या है, इसमें थल सेना यानी कि जो आर्मी होती है जो जमीन पे चलती है, नौसेना जो नेवी होती है समुद्र में अभ्यास करती है, वायुसेना के उच्च अधिकारी से बनी एक कमांड परिषद होती है। तो मिलिट्री जुंटा एक प्रकार का सैनिक शासन होता है जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो अधिकारी होते हैं वो मिलकर के कमांड परिषद बनाते हैं, एक कमांड परिषद बनाते हैं और वही टॉप डिसीजन लेते हैं। वही परिषद, वही काउंसिल टॉप डिसीजन लेती है। इस मिलिट्री जुंटा या फिर इस कमांड परिषद में, कमांड का मतलब आदेश देना, तो इस परिषद में जो सैनिक अधिकारी होते हैं अपने देश को कैसे आगे चलाना है, किसको कितना अधिकार देना है, तो इसमें सभी डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस परिषद के अंदर सारे सैनिक अधिकारी होते हैं, इसलिए वो सभी नेताओं की आवाजों को दबा देते हैं, विधायिका को, न्यायपालिका को भी दबा देते हैं। ये मिलिट्री जुंटा कहलाता है। समझ में आ गया। तो इसमें एक कमांड परिषद होती है, किस किस से मिल के बनी होती है, आर्मी से, नेवी से और एयरफोर्स से। बस ये याद रखना आपको, और कुछ याद मत रखना। भारत में नागरिक एवं सैन्य संबंध कैसे रहे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस साल के लिए आ सकता है चैप्टर नंबर 4 से। देखो आजादी के बाद में दोस्तों, चाहे वो 1947 के युद्ध की बात हुई है ना, जब कश्मीर पर पीछे से हमला कर दिया था पाकिस्तान ने, एक कायराना हरकत थी उनके तरफ से, और फिर 1962 के अंदर चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 के साथ में भारत के पाकिस्तान की लड़ाई, 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई, और 1999 में कारगिल के साथ लड़ाई। तो दोस्तों सेना ने क्या सरकारों की बातें मानी है, भारत सरकार की बात मानी तो बिल्कुल मानी, लेकिन दोस्तों कभी कभार एक दो मौके ऐसे आए कि सैनिक अधिकारियों ने अपने हिसाब से सैनिकों को आदेश देने की कोशिश की
कि तुम यहाँ पे लड़ो, तुम वहां पे मत जाओ, ठीक है। वैसे सरकारों का आदेश होता है कि आप ये युद्ध लड़ेंगे और इस तरह से लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक दो अधिकारियों ने सरकारों की, मंत्रियों की बातें नहीं मानी, इसलिए उनको टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया या फिर ट्रांसफर कर दिया गया। तो आजादी के बाद सेना कार्यकारिणी से स्वतंत्र रही। कार्यकारिणी का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, यही सब तो आदेश देते हैं आर्मी को जब किसी देश पे युद्ध होता है। तो सेना कार्यकारिणी से स्वतंत्र रही, मतलब सेना को कोई मतलब नहीं है कार्यकारिणी से। और कार्यकारिणी को मतलब, कार्यकारिणी का तो कंट्रोल है सेना पर पूरा, है ना। सेना अपना काम करती है। सेना का काम क्या है? देश की सुरक्षा करना, फालतू की राजनीति करना नहीं, है ना। जैसे कि गरीब देशों में होता है, वो फालतू की राजनीति करते रहते हैं सेना, इसलिए वहां के देशों देशों की जो जनता है वो गुलाम बनी रहती है उन सैनिक अधिकारियों का। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सेना अलग रहती है और कार्यकारिणी अलग रहती है, और कार्यकारिणी का कंट्रोल रहता है। युद्धों के नाम लिख देंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इन सभी युद्धों में दोस्तों सेना को कहना मानना पड़ा अथॉरिटी का। अथॉरिटी मतलब हमारे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, बड़े मंत्री, जैसे कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये अथॉरिटी होती है, इनके पास में अधिकार होते हैं। तो इनकी बातें मानी है हमारे इंडियन मिलिट्री के जवानों ने, अधिकारियों ने। लेकिन दोस्तों एक दो बार है, मतलब सरकार के साथ काफी टकराव हो गया था। जैसे कि जनरल कोडेंडेरा जनरल कोडेंडेरा सुबैया, ये सेना प्रमुख थे 1957 और 1961 के बीच में। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे सरकार में, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। तो कुछ मुद्दों पर विवाद थे। जनरल कोडेंडेरा सुबैया ये भारत सेना के प्रमुख थे, तो इन्होंने अपनी चलानी चाहिए सेना के अंदर, लेकिन इनका ट्रांसफर कर देंगे कि भाई तुम हमारी बात तो नहीं मानते, चलो तुम्हारा ट्रांसफर हम कर देते हैं फिर। इसी तरह से एडमिरल विष्णु भागवत, ये दिसंबर 1998 में एक और सैनिक अधिकारी थे भारत सरकार के, सॉरी भारत के, एडमिरल विष्णु भागवत। तो इन्होंने भी मंत्रियों की बातें नहीं मानी और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया, इसलिए इनको टर्मिनेट, बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। तो हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जैसे कारगिल के युद्ध में क्या हुआ था, हम जीत तो गए पाकिस्तान से, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमें लगा था कि हमारी जो आर्मी है, नेवी है और जो एयरफोर्स है, इनको एक साथ आदेश नहीं दे पा रहे हैं अपन, है ना। तो इन तीनों सेनाओं के ऊपर एक पद का सृजन किया गया है, एक नौकरी बनाई गई है जिसका नाम होता है सीडीएस, कमांड डिफेंस, सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस। इसका काम क्या होता है? कोई इंसान, जैसे कि आप बन गए चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक है, बहुत बड़ा अधिकारी है भाई, है ना, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी है भारत के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस, अपने आप में एक अचीवमेंट की बात है ना। सीडीएस, तो मान लो आप बन गए, इतनी भगवान की कृपा रही कि आप बन गए, तो फिर आपका काम क्या होगा? आप पूरी इंडियन आर्मी को अपना आदेश दे सकते हैं, कहना मानना पड़ेगा उनको। इंडियन नेवी को दे सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स को आप कमांड दे सकते हैं। इस तरह से अपने को युद्ध जीतना, इस तरह से स्ट्रेटेजी होगी। तो पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत थे, ठीक है, सीडीएस। तो सीडीएस पद का सृजन 2019 में किया गया। तो भारत में अब तक सैनिक अधिकारी व अर्धसैनिक, अर्धसैनिक कौन से होते हैं? सीआईएसएफ के जवान, आईटीबीपी के, बीएसएफ के, ठीक है, सीआरपीएफ के, ये होते हैं अर्धसैनिक बल। और ये जो थल सेना है और ये जो वायुसेना है और नौसेना, ये तो आपकी सेना के अंदर आती है, ठीक है। तो भारत के अंदर नागरिक सैन्य संबंध वो अच्छे रहें। दो आप अपवाद छोड़ दो, एडमिरल विष्णु भागवत, एडमिरल एक उपाधि का नाम है भाई, एक रैंक का, जैसे कि अपन नहीं बोलते कांस्टेबल है, ये सब इंस्पेक्टर है, आईपीएस है, ठीक है, ऐसे ही ये सेना के अंदर एक रैंक होता है एडमिरल, अधिकारी है एडमिरल, ठीक है। तो इन दोनों ने कहना नहीं माना, तो इनको एक को तो ट्रांसफर कर दिया गया, जनरल कोडेंडेरा को, और एक को टर्मिनेट यानी कि बर्खास्ती कर दिया गया, निकाल दिया गया। बस ये है। सैन्य शासन के परिणाम क्या होते हैं? सैन्य शासन के परिणाम में से अपने को कोई मतलब नहीं है। बस आपको तो ये याद रखना है कि जिस देश के अंदर सैन्य शासन स्थापित होता है, वहां पर दोस्तों प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी जाती है, यानी कि अगर आपका अखबार
है या फिर आपका न्यूज चैनल है, आप सरकार से, सैनिक अधिकारी से बिना पूछे उस पर कुछ नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो फिर सजा भुगतेंगे। सैनिक अधिकारी होते हैं, वो विधायिका को, न्यायपालिका को दबा देते हैं पूरी तरह से। हत्याएं होती है, नरसंहार होते हैं, बलात्कार होते हैं, लोगों को जबरदस्ती देश से निकाला जाता है। ये होता है सैनिक शासन के परिणाम। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अभी तक अपन ने चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ठीक है, देखो यूट्यूब पे मैं जब भी डालूं तो वहां पे आपको कमेंट करना है। आप ठीक है, लाइक कमेंट करना है, क्योंकि उससे वीडियो आगे बढ़ता है। यूट्यूब की ऐसी प्रोग्रामिंग होती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि ज्यादा लोगों तक रीच उसकी होती है फिर। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद में एक अच्छा सा कमेंट वहां पे करना है आपको। तो चैप्टर नंबर 5 में संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। परिचय क्या पढ़ ले, मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहां से संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाओं का विशेषता पूछा जा सकता है या फिर अंतर पूछा जा सकता है। तो संसदीय व्यवस्था क्या होती है? जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। यानी कि जो, देखो, भारत में कार्यपालिका का मंत्र है सीधा सा मंत्री परिषद। यानी कि मंत्री परिषद के अंदर काफी सारे नेता बैठे हुए रहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये सब मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी काम करते हैं, ये अपने कामों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी तो होते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब बिना मतलब तानाशाही किए, बिना विपक्ष से पूछे कोई कानून नियम नहीं बना सकते। इनको विचार विमर्श करना पड़ता है कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून बनाने से पहले। ठीक है, मंत्री परिषद को कोई भी कानून नियम बनाने से पहले विपक्षी पार्टियों को जरूर पूछना पड़ता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था संसदीय व्यवस्था कहलाती है, जहां पर कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायक के प्रति उत्तरदायित्व होती है। पहली बात तो ये अपने को अच्छे से याद हो गई है। संसदीय सरकार को कैबिनेट में सरकार अथवा उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। इंग्लैंड के अंदर एक जगह है वेस्टमिंस्टर। ठीक है, तो वहां पर माना जाता है कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले संसदीय व्यवस्था चालू हुई थी, इसलिए संसदीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पे है दोस्तों? जहां पे आप ये मानो कि प्रधानमंत्री की ज्यादा चलती है, प्रधानमंत्री ताकतवर होता है, जैसे कि भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ये सब देश। यहां पर दोस्तों राष्ट्रपति है, थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में जहां पर राष्ट्रपति की सबसे ज्यादा चलती है, जिसके पास में बहुत ज्यादा ताकतें होती है, जैसे कि अमेरिका। बस ये अपने को इस चैप्टर के अंदर याद रखना। और देखो, विशेषता याद रख सकते हो, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय सरकार की विशेषता है, कल 20 नंबर का एक सवाल आएगा, वो अपने को एक बार फिर से याद कर लेना है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न करवाने में परामर्श देगी। यानी कि दोस्तों आर्टिकल 74 क्या कहता है? कि मंत्री परिषद है, ये राष्ट्रपति को काम करने में मदद करेगी। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के कहने मानने के लिए मजबूर होगा, बाध्य होगा, ये आर्टिकल 74 कहता है। तो ये पहला पॉइंट याद कर लो, नामिक, यानी कि नाम की ही, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति सिर्फ नाम का ही होता है संसदीय सरकारी व्यवस्था में। और वास्तविक कार्यपालिका मतलब क्या? असली जो ताकत होती है वो मंत्री परिषद इंजॉय करती है। ठीक है, जिसका जो अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा जो नेता होता है, वो पीएम होता है। फिर सामूहिक दायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति। दोस्तों इसका मतलब है, अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सभी नेताओं को अपना जो इस्तीफा है वो देना पड़ता है। मंत्री परिषद के जितने भी नेता है वो अपना इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, मतलब समूह के अंदर एक नेता ने भी अपना त्याग पत्र, इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, तो सभी नेता हट जाएंगे। ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुमत प्राप्त दल का नेता, तो जैसे भारत के अंदर क्या है, अब जैसे कि अगर मान लो पिछली बार की बात करें 2019 वाले चुनाव की, तो बीजेपी के पास में दोस्तों बहुमत थे, यानी कि 272 सीटों से ज्यादा उसके पास सीट थी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। अगर इस बार देखो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है,
सीटें कम आई है 240 के आसपास, तो उसको दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर के सरकार बनानी पड़ी है। तो संसदीय सरकार में क्या होता है, जिस पार्टी के पास में सबसे ज्यादा वोट होते हैं उसी पार्टी का जो एक नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक एकरूपता। तो जैसे कि मंत्री परिषद में जो सभी नेता होते हैं ना, वो एक ही विचारधारा के होते हैं। पांच देखो पॉइंट याद कर लो, सिर्फ अभी रटो इनको। संसदीय सरकार की विशेषता क्या है, इसमें 4 पॉइंट अभी याद करो। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, मतलब राष्ट्रपति नाम का होता है, उसके पास में कोई अधिकार मतलब थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन असली जो अधिकार होते हैं वो मंत्री परिषद के पास में होता है और प्रधानमंत्री के पास में होते हैं। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या मतलब है, अगर एक नेता हटता है तो सारे नेता हट जाएंगे। बहुमत प्राप्त दल का नेता, जिसके पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आएगी उसी की सरकार बनेगी। राजनीतिक एकरूपता कि मतलब जैसे कि बीजेपी पार्टी अगर मान लो बहुमत के अंदर आती है तो बीजेपी पार्टी का एक ही सोच है दोस्तों, राइट विंग की पार्टी है, मतलब भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है। और दोस्तों जैसे कि समाजवादी पार्टी है, वो पिछड़ों की ज्यादा बात करती है, दलितों की ज्यादा बात करती है, समझो। हर पार्टी की अपनी एक सोच है, ठीक है, और लोग उसी सोच पर उसको वोट देते हैं। तो राजनीतिक एकरूपता का मतलब है मंत्री परिषद के अंदर जितने भी नेता बैठे हुए होते हैं लगभग उनकी सोच एक जैसी होती है। पांचवा पॉइंट है दोहरी सदस्यता। तो देखे जैसे कि खेल मंत्री पिछले बार अनुराग ठाकुर जी थे, ठीक है, भारत के खेल मंत्री कौन थे, अनुराग ठाकुर। तो वो एक मंत्री भी थे और वो संसद के सदस्य भी थे, तो उनके पास में दोहरी सदस्यता हो गई। यानी उनके पास में एक मंत्रालय भी था, खेल मंत्रालय, और वो संसद के सदस्य भी थे, लोकसभा के सदस्य थे। आगे छठवा प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है, वह मंत्री परिषद तथा संसद का सबसे बड़ा नेता होता है। ये दोस्तों आपको हेडिंग याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। निचले सदन का विघटन, तो लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है संसदीय सरकार में। गोपनीयता का मतलब, जो दोस्तों मंत्री परिषद गुप्त बैठ के करते हैं ना, गुप्त बैठ के, तो उसके अंदर कुछ डिसीजन लेते हैं वो लोग, ठीक है, तो अपने नीतियों को, अपने डिसीजन को, अपने कार्यवाहियों को बताते नहीं है, ये गोपनीयता रहती है। इसके अलावा और भी व्यवस्था होती है, विशेषता होती है संसदीय व्यवस्था में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका गठन के लिए अलग से चुनाव नहीं होते, बल्कि विधायिका से कार्यपालिका चुन ली जाती है। समझे इसका मतलब। अब जैसे कि बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, ठीक है, समाजवादी पार्टी के, ये संसद के सदस्य बन गए, मंत्री तो बन गए, लेकिन मंत्री कौन बनेगा, मतलब संसद के इन्होंने चुनाव जीत लिया लोकसभा के, चलो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि बीजेपी के पास में इस बार लगभग 240 सीट आई, तो भाई सबको थोड़ी मंत्रालय मिलेगा, 240 मंत्रालय हैं क्या, मंत्रालय तो 20-30 के आसपास है। तो मंत्रालय के लिए, मंत्री चुनने के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं कराने पड़ते, ठीक है, उसी कार्यपालिका में या उसी मंत्री परिषद में ही वो नेता चुन लिए जाते हैं मंत्रालय के लिए। समझ में आ रहा है बात में क्या कह रहा हूं। तो जैसे कि अमेरिका में मान लो किसी को खेल मंत्री बनाना है, तो सबसे पहले तो वो किसी शहर से चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीत के आया, उसके बाद में भी वहां पे चुनाव होता है खेल मंत्री के लिए भी। समझ में आ रहा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में तो मान लो कोई एक नेता जीत गया, पॉपुलर है, जनता उसको जानती है, चाहती है, उसको पसंद करती है जनता, तो उसको मंत्रालय का पद दे देंगे। समझ में आ रहा है। संसदीय व्यवस्था अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब सरकारें गिर सकती है दोस्तों, ये विशेषताएं बता दिए मैंने। और कुछ यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 और 74 भारत में संसदीय व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट लगा के लिख देना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 और 74 भी संसदीय व्यवस्था की स्थापित करते हैं। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी कि दोस्तों भारत सरकार के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के दम पर ही होंगे, उनके नाम पे होंगे। जैसे कि मान लो आपकी एसएससी के अंदर नौकरी लगी, मान लो यूपीएससी आपने क्वालिफाई किया, आप जिला कलेक्टर बन गए, तो आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर में क्या आएगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे उस पे, ठीक है। तो भारत जितने भी संधियां समझौते करता है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने भी काम करता है ना, और जो संघ सेवा होती है यूपीएससी,
उसकी अगर ज्वाइनिंग मिलती है, केंद्र सरकार की कोई भी नौकरी होती है, वो राष्ट्रपति के नाम पे सब कुछ होता रहता है। समझ में आया? तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका मतलब ये है। आगे लिखा है दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति है दोस्तों, मंत्री परिषद के कहने पे ही काम करता है, उसकी खुद का बस नहीं चलता, वो खुद की इच्छा से कुछ नहीं कर पाता है। आगे याद करें कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सहयोग होता है। विधायिका का क्या मतलब भाई, विपक्ष के नेता भी तो हेल्प करते हैं कि भाई किसी कानून के अंदर ये कमियां, इनको सुधारो तुम लोग। लेकिन भारत के अंदर क्या चलता है दोस्तों, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं लोग, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतने लड़ते रहते हैं, यहाँ तक मतलब मारपीट तक हो जाती है। तो समझ रहे हैं राजनीति का स्तर कितना दोस्तों घटिया होता चला जा रहा है। तो किसी देश में दोस्तों स्वस्थ लोकतंत्र अगर लाना है अपने को, ठीक है, तो वहां पे विधायिका एवं कार्यपालिका में सहयोग होना चाहिए, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां भी हैं वो रचनात्मक सुधार करें, वो रचनात्मक सुझाव दे कि आप इस कानून में ये बदलाव करें, ना कि मतलब बुराइयां करते रहे। ठीक है, तो हालांकि अपन इंप्रूव करेंगे आने वाले सालों में, आपको ये एक्सपेक्टेशन है हमारे नेताओं से, देखते हैं क्या होता है। उत्तरदायी सरकार होने के कारण कार्यपालिका की निरंकुशता पर नियंत्रण बना रहता है। अब देखो, जो सरकार होती है, जो मंत्री होते हैं, वो कोई भी कानून अधिनियम लाते हैं तो दोस्तों वो विपक्षी पार्टियों से विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, विचार विमर्श करके ही वो अधिनियम कानून का रूप लेता है। तो ऐसी जो सरकार है वो तानाशाही या निरंकुश नहीं हो पाती है। जब कभी मंत्रिपरिषद विधायकों के प्रति अपना विश्वास खो देती है, तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरा दल बहुमत साबित करके सरकार बना सकता है। अब जैसे, अब मान लो बीजेपी पार्टी आई है इस बार भी, ठीक है, मतलब दूसरे पार्टियों के सहयोग से आई है, पूरा बहुमत तो नहीं मिला, दूसरे पार्टियों के सहयोग से आई है वो, राइट। तो इसने मान लो अपना विश्वास खो दिया, यानी कि बीजेपी के जो नेता है वो मान लो दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। समझ में आ रहा है? बीजेपी पार्टी के जो नेता है वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो बीजेपी पार्टी की और सीट कम हो गई। तो यहाँ पे पूरी की पूरी दोस्तों जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों अब जो राष्ट्रपति है वो ये बोलेगा कि अब दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी है जिसके पास में सबसे ज्यादा सीटें आई थी, तो अपना एक कैंडिडेट चुन सकते हैं, उसको पीएम बना सकते हैं। ठीक है, ये विशेषता लिख रही है संसदीय प्रणाली में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रधान होता है। देखो, संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रधान कौन था, यानी कि देश का सबसे बड़ा नागरिक कौन था, राष्ट्रपति। और संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का मुखिया, सरकार का प्रधान कौन था, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहां पे दोस्तों दोनों ही चीजों का प्रधान मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंदर, या राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास में सबसे ज्यादा इसमें पावर होती है। तो इसमें द्वैध कार्यपालिका की व्यवस्था नहीं होती। द्वैध कार्यपालिका का मतलब, जैसे भारत में था ना कि मतलब एक जो नेता होता है उसके पास मंत्रालय भी होता है और उसके पास में संसद की सदस्यता भी होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति हेतु मध्य अवधि के चुनाव की व्यवस्था नहीं होती। तो हमारे देश में कभी कभार राष्ट्रपति को चुनने के लिए मध्य अवधि के चुनाव भी करवा लिए जाते हैं। देखो, आपको ध्यान क्या देना है, इसमें राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा ताकतें होती है, द्वैध कार्यपालिका व्यवस्था नहीं होती, और राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होता है। अब देखो, ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सा ये रटो आप लोग, स्थायित्व, यानी कि एक बार राष्ट्रपति बन गए वो बन गया, है ना। जैसे कि अमेरिका में कभी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया आज तक, इतिहास खोल के देखे तो आप। और राष्ट्रपति हटाने की जो प्रोसेस है उसका नाम महाभियोग होता है। ठीक है, तो आज तक अमेरिका के अंदर महाभियोग नहीं आया, तो वहां पे सरकार स्थायित्व में आती है तो अच्छे से काम कर पाती है। अब जब पता ही लग गया कि मैं 4 साल के लिए कुर्सी पे बैठ गया तो मेरे को चिंता नहीं है कि 4 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जनता के लिए मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। नीतियों में निरंतरता, वही बात है ना, 4 साल का टाइम मिला है खूब। लेकिन भारत में क्या है दोस्तों, कोई भी नेता बना है तो आने वाले 5 साल की वो सोचने लगता है कि अगली बार कैसे जीतूंगा मैं। ठीक है, तो अच्छी नीतियां नहीं बना पाता है।
लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नीतियों में निरंतरता होती है। आगे देखें, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है यहाँ पे कि जैसे कि कार्यपालिका क्या काम होंगे, विधायिका न्यायपालिका के क्या काम होंगे। फिर है विशेषज्ञ द्वारा शासन। तो देखें, रेलवे मंत्रालय किसको दिया जाएगा अमेरिका के अंदर? जिसको ट्रेन का नॉलेज है, जिसको दोस्तों सिग्नल प्रणाली का नॉलेज है, जिसको यातायात के नियम आते हैं। लेकिन भारत में क्या है, ठीक है, अब जैसे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं मान लो लोकसभा का चुनाव जीत गया, ठीक है, अब मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं है, मतलब विज्ञान और तकनीक का, मेरे को विज्ञान मंत्रालय दे दिया जाता है, तो मैं भला कर पाऊंगा? मेरे को पता है क्या आईआईटी क्या चीज होती है, एनआईटी क्या चीज होती है, मशीन क्या होती है, कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पेस क्या होता है, पता है क्या मेरे को? लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली जिन देशों के अंदर पाई जाती है, वहां तो दोस्तों जिस इंसान को, जिस नेता को, जिस क्षेत्र का नॉलेज होता है, जिस क्षेत्र की एक्सपर्टाइज उसके पास में होती है, उसको वही मिनिस्ट्री, वही मंत्रालय मिलता है। समझ में आ रहा? आगे राजनीति का अपराधीकरण है। तो जैसे देखते हैं अपन अपने देश में काफी सारे नेता ऐसे हैं जिन पे हत्या, बलात्कार, रेप, चोरी, डकैती, माफिया, इस टाइप के जो अपराध है वो उन पे लगे हुए मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल है, आप जानते हो ऐसे नेता को, कि ऐसे नेता जो दागी नेता होते हैं, जिन पे काफी सारे केस चल रहे होते हैं अदालतों के अंदर, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ते और जीत जाते हैं। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। वहां पे अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो आप चुनाव उनाव नहीं लड़ सकते। फिर राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय। तो इन देशों के अंदर क्या होता है कि मतलब राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो बिना किसी दबाव के निर्णय ले पाते हैं। फिर एक ही मुखिया, तो राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है। आगे लिखा है अध्यक्षीय प्रणाली के दोष। तो इसमें निरंकुशता कब है? अब देखो, भारत के अंदर तो क्या था कि यहाँ पर दोस्तों मंत्री परिषद है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ठीक है, तो यहाँ पे शक्तियां बटी हुई है। तो एक इंसान है ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर एक इंसान, एक नेता मान लो प्रधानमंत्री खुराफाती माइंड का निकल गया, उसने तबाह करने की सोची देश को, तो ऐसा नहीं कर सकता वो संसदीय प्रणाली में एटलीस्ट। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में एक ही इंसान देश का, सरकार का मुखिया होता है, तो वह मनमानी आचरण कर सकता है, देश को तबाह भी कर सकता है, निरंकुश हो सकता है, आजादी छीन सकता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनको भी बर्बाद कर सकता है। फिर जनता के प्रति अनुत्तरदायी, यानी कि अगर मान लो कोई खराब राष्ट्रपति बन गया तो उसको मतलब ही नहीं होता जनता से। शासन में व्यापकता का अभाव। तो इस प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, जिससे इस व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। तो कार्यपालिका का मतलब क्या दोस्तों? यहाँ पे जो मंत्री राष्ट्रपति की मदद के लिए चुने जाएंगे, मैंने आपको बताया था ना कि अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि जैसे कि लोकसभा वगैरह का चुनाव हो गया वहां पे, मतलब लोअर हाउस का, लेकिन मंत्री कौन बनेगा इसके चुनाव और भी होते हैं, वो जनता उसमें भाग नहीं लेती है। तो किसी को मंत्रालय कुछ भी मिल गया, वो कुछ भी काम करेगा तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता उसका, क्योंकि जनता ने तो थोड़ी चुना उसको। जनता ने हालांकि नेता बनाया उसको, लेकिन उसको मंत्री नहीं बनाया। फिर विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य टकराव। तो यहाँ पर जो संसद और जो कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं, ये कमियां है इनकी। संसदीय सरकार के दोष क्या है वो पढ़ लेते, कमियां पढ़ लेते। अस्थिर सरकार, सरकार गिर जाती है, नीतियों में निरंतरता की कम संभावना, ठीक है, तो नीतियां अच्छे से लागू नहीं होती है, शासन में दक्षता का अभाव। तो वही बताया मैंने, संसदीय प्रणाली में हर किसी को नेता बना देते हैं, चाहे उस क्षेत्र का नॉलेज है या नहीं है। संकट काल के समय निर्बल सरकार। तो संसदीय प्रणाली जिस भी देशों के अंदर है वहां पर दोस्तों शक्तियां बिखरी हुई होती है। आपातकाल के दौरान तो केंद्र सरकार ताकतवर होनी चाहिए थी, लेकिन शक्तियां बिखरने के कारण केंद्र सरकार ताकतवर नहीं हो पाती है, देश कमजोर पड़ जाता है। आलोचना के उद्देश्य से तो संसदीय प्रणाली का यह दोष भी है कि विरोधी दल सरकार के हर निर्णय की आलोचना कर। अब देखो भाई, चीन के अंदर एक ही सरकार है, एक ही पार्टी है, क्या नाम है उसका? चीन का साम्यवादी दल। तो वो दल
वो पार्टी अगर कोई बेकार काम भी करता है, कैसा भी काम करता है, तो उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अपनी मन की चलाते हैं वहां पे। लेकिन दोस्तों भारत जैसे देशों में यहाँ पे आप कोई भी अच्छा कानून लेके आओ, चाहे आप बुरा कानून लेके आओ, टांग खींचने में लोग लगे रहते हैं और उसमें सबसे आगे रहते हैं लोग, ठीक है। मतलब आप देखें कि संसद में दोस्तों जब 70 चलता है ना, जो सेशन चलता है, कभी देखना मतलब मोबाइल के अंदर, तो दोस्तों एक एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो हमारे ही पैसे हैं, ठीक है, वो हमारे खून पसीने के पैसे हैं। उसके अंदर नेता हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे, तो हमारे पैसा जाया हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो हमारे जो नेता है वो रचनात्मक बने, रचनात्मक सुझाव दें एक दूसरे को, और बहुत ज्यादा किसी की बुराई ना करें। आप हो सकते हैं व्यक्तिगत स्तर पे मतभेद रख सकते हैं किसी से, लेकिन देश की जब बात आती है तब हमें एकजुटता से कानून और नियमों को बनाना चाहिए। लेकिन ये संसदीय सरकार के दोष है कि वो विपक्षी पार्टी वाले हमेशा टांग खींचते रहते हैं। योग्य व्यक्ति की उपेक्षा, तो अच्छे लोग हैं वो मंत्री नहीं बन पाते हैं। तो ये जो चैप्टर वो मैंने कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3, 4, 5। दोस्तों एक और चैप्टर पढ़ लेते हैं अपन ने अभी तक चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और अभी चैप्टर नंबर 6 पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से कम आपके 50-60 नंबर के जो सवाल हैं वो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आधा पेपर मैंने आपको इस वाले वीडियो के अंदर करवा दिया है। देखो, संघीय और एकात्मक व्यवस्था, इसमें भी वही सवाल आएगा दोस्तों जैसे कि चैप्टर नंबर 5 में आया था, 4 में आया था, 3 में आया था, कि संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था के अंदर अंतर क्या है। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था होती क्या है, जिसमें शक्तियां सरकार द्वारा केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। जैसे भारत के अंदर केंद्र सरकार के पास में भी पावर है कि वह कानून बना सकती है, और राज्य सरकारों के पास में भी कानून और अधिकार होते हैं, ठीक है। तो जब किसी देश में ऐसी व्यवस्था हो कि शासन के उच्च स्तर से निम्न स्तर तक शक्तियों का बंटवारा हो, तो उसे क्या कहेंगे, संघीय व्यवस्था कहेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन सा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये संघीय व्यवस्था। इसमें भारत भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो विशेषता अपन सीधी सी बात पढ़ लेते हैं, ये सब नहीं पढ़ते हैं। एकात्मक सरकार क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो बस। एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियां और कार्य केंद्र सरकार के पास में होते हैं, जैसे ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। ये एकात्मक सरकार होती है। समझ में आ गया। देखें, अगर मान लो केंद्रीय सरकार सारे काम कर रही है, अगर उसी के पास में अधिकार हैं सारे, तो वो हो गई एकात्मक सरकार। संघात्मक में क्या था कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कार्य और अधिकार बटे हुए हैं, तो वहां पे संघात्मक सरकार। बस इतना सा सीधा सा। अब टू द पॉइंट बात करते हैं अपन। अपना आंसर क्या होगा, संघीय शासन की विशेषताएं। तो पहला, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के अंदर संघीय शासन है, तो यहाँ पे संविधान को नंबर 1 पे माना जाता है। और यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, जैसे कि चुनाव आयोग है ना, तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं और अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, उनके अधिकारियों को अधिकार कहां से मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। तो संविधान के खिलाफ कोई जा नहीं पाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकारते हैं और कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं। आपने सुना नहीं क्या कि जब कोई मंत्री बनता, नेता बनता, पीएम बनता है, जैसे कि पीएम इस बार मोदी जी बने हैं, तो उन्होंने कसमें खाई है कि मैं संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान और भारत की जनता की इच्छा का सम्मान करूंगा, और मैं संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, ठीक है। तो मैं बिना किसी भेदभाव के सभी के हितों की रक्षा करूंगा। तो संविधान की शपथ लेते हैं ना, तो इस ये सब पॉइंट लिख के आना इसके अंदर। फिर कठोर संविधान, ये किसका पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, संघीय शासन व्यवस्था जिस देश में होती है वहां की क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे कठोर संविधान, देखो भारत के अंदर तो लचीला संविधान है कि आप बदल भी सकते हैं, और बदलना इतना आसान भी नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों अमेरिका जैसे देशों में संविधान को बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बस आप तो ये लिखना, अपवाद इसके अंदर भारत है।
ठीक है। अब देखो भारत के अंदर लचीला संविधान है, फिर भी भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, भारत इसका एक अपवाद है। आगे दोहरी शासन प्रणाली, तो संघात्मक शासन में दो स्तरों पर शासन का संचालन होता है, एक स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा, दूसरे स्तर पर जो शासन है वो राज्य सरकार चलाती है। ठीक है, बस ये लिख लेना, ये दोहरी शासन प्रणाली होती है इसके अंदर, और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। शक्तियों का विभाजन, तो संघात्मक व्यवस्था जिन देशों के अंदर है वहां पर जो न्यायपालिका होती है उसके पास में स्पष्ट अधिकार होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका इनके पास में स्पष्ट अधिकार और शक्तियां होती है। ठीक है, और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका अदालत को कोई मतलब नहीं कि संसद क्या काम कर रही है, और संसद को कोई मतलब नहीं कार्यपालिका किस तरह से काम कर रही है ना, वो अपना अपना देखती है सब। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि भारत के अंदर चाहे हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो यहां पर दोस्तों जो जज होते हैं ना, बिना किसी दबाव में आकर के वो अपना निर्णय लेते हैं। सिंपल है, आ रहा है समझ में। तो संघीय व्यवस्था में संविधान की व्याख्या व रक्षा करने हेतु स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। देखो न्यायाधीशों का काम क्या होता है, जजेस का काम क्या होता है, संविधान की व्याख्या करना, संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उसी के आधार पर वो जजमेंट देते हैं। इस व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका आपस में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की वह कार्यवाही जो संविधान के विरुद्ध हो सके उसको अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया, मान लो उस कानून के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की, जैसे कि सरकार ने कानून बना दिया कि आप रात के 8 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये क्या कानून हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, इनवैलिड घोषित कर सकती है वहां की हमारी अदालत। ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है। और संघीय व्यवस्था की विशेषता लिखने से पहले आप संघीय व्यवस्था का डेफिनेशन बता देना आप, कि जो संघीय शब्द है अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म से आया है, बस आपको इतना लिख देना है। भारत में संघीय व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम से आई थी, और हमारे भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत के अंदर अंदर संघीय व्यवस्था है। समझ में आ गया। अब देखो एकात्मक व्यवस्था सीधी सी पढ़ लेते हैं। ये भारत में संविधान के एकात्मक लक्षण क्या है, देखो भारत के अंदर कहने को तो संघात्मक व्यवस्था है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में ताकतें होती है, जैसे कि दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार बना सकती है ना कानून नियम, तो यहाँ पे संघात्मक है। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। कैसे, कि जैसे कि मान लो सपोज दैट पाकिस्तान ने हमला कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान सरकार की शक्तियां और अधिकार काट दिए जाएंगे, यहाँ पे तो केंद्र सरकार पावरफुल बन जाएगा, सारे जो काम है वो केंद्र सरकार ही करेगी, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास में होंगे। तो आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारा जो संघीय स्वरूप था वो कैसा हो गया, एकात्मक, यूनिटरी हो गया। क्योंकि दोस्तों लड़ाई और जंग में अगर हम बटे हुए होंगे और हम यूनाइट नहीं हुए तो हमारा देश है उसका नुकसान हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों भारत के अंदर एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका के अंदर देखे तो मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो न्यूयॉर्क में रहने वाले के पास में न्यूयॉर्क का भी आधार कार्ड है और अमेरिका का भी आधार कार्ड है, उसके पास में दो नागरिकता है। लेकिन भारत के पास में ऐसा नहीं है। क्या मैं राजस्थान में रह रहा हूं तो राजस्थान का आधार कार्ड मेरा अलग होगा तो भारत का आधार कार्ड अलग होगा, ऐसा नहीं है ना, एक ही नागरिकता होती है हमारे पास में। ये मतलब संघात्मक होते हुए हमारे संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण है, वो आपको एक दो देख लेना है। एकात्मक व्यवस्था क्या दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि सारे काम और अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास में हो। विशेषताएं फटाफट से पढ़ लेते हैं। विशेषता यहाँ पे लिखी, इस प्रकार के राज्य में निचले स्तर की संरचनाएं संविधान से शक्तियां प्राप्त न करके केंद्रीय सरकार से शक्तियां प्राप्त करती हैं। केंद्र सरकार जब चाहेगी तब इन शक्तियों को कम या छीन सकती है। फिर राज्य की सभी प्रशासनिक व आर्थिक इकाइयों को संविधान से किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो देखो संविधान नाम मात्र का होता है, मतलब संविधान संवैधानिक, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, देखो संसदीय शासन में क्या था, संविधान से सबको ताकतें मिल रही थी, सबको अधिकार आजादी मिल रही थी। लेकिन एकात्मक व्यवस्था जहां पर भी होती है वहां पर संविधान से ताकतें नहीं मिलती किसी भी प्रशासनिक संस्था को।
इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, चाइना, स्पेन, सऊदी अरब आदि देशों के अंदर एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरी पावर होती है, क्योंकि दोस्तों कुछ देशों का मानना है कि हमने अगर ताकत को बांट दिया तो हमारा देश ही बढ़ सकता है, लोग विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने लोगों पर, अपने देश पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए वो केंद्र सरकार को ही बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। इसके अलावा वो किसी को ताकत नहीं देते, ताकि उनकी साझा पहचान यानी कि शेयर्ड आइडेंटिटी बनी रहे, उनकी अस्मिता उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनकी संप्रभुता इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए देश इंपॉर्टेंट होता है। जो छोटे राज्य है ना उसमें एकात्मक व्यवस्था अच्छी रहती है, क्योंकि दोस्तों छोटे राज्य में आप अगर शक्तियां बांट दोगे तो किसी क्षेत्र वाले लोग विद्रोह कर लिया और उन्होंने अलग देश बना लिया, तो पहले ही से छोटा है वो देश, और छोटा हो जाएगा। यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण पाया जाता नहीं कि केंद्र के पास में सबसे ज्यादा पावर होती है। यहाँ पर शासन आसान शासन प्रणाली होती है। ठीक है, ये सब आपको लिख के आना है। जिन देशों के अंदर एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहां के समाज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब आप जैसे देखें, आप जो हमारा मुल्क है तो इसके अंदर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, जनजातीय लोग भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि बात करें इस्लामिक कंट्रीज की या फिर यूरोपीय कंट्रीज की, तो वहां पर एक ही धर्म के लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो जब समाज के अंदर विविधता नहीं होती है, एक ही धर्म के लोग पाए जाते हैं, वो समाज समरूप कहलाता है। उन देशों के अंदर सबसे बेहतरीन व्यवस्था कौन सी होती है? एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, इस तरह से आपको लिख के आना है। और देख ले यहाँ पर यहाँ एक ही तरह के कानून और नीतियों का निर्माण होता है। जैसे भारत में अगर नागालैंड के लिए कोई कानून बनाएगी केंद्र की सरकार, तो दोस्तों अलग तरह का होगा। ठीक है, क्योंकि वो जनजातीय क्षेत्र है। और जैसे कि मध्य प्रदेश के लिए बनाएगी, तो भाई मध्य प्रदेश और दिल्ली के जो कानून नियम है वो नागालैंड से अलग ही होंगे। यहाँ शक्तियों के विभाजन का अभाव पाया जाता है, या लचीला संविधान पाया जाता है। ये इस प्रकार की व्यवस्था मजबूत विदेश नीति व अंतरराष्ट्रीय संबंध में बहुत ज्यादा सहायक होती है। यहाँ आपको डिफरेंस भी आपको बता रखा है मैंने। जैसे कि शक्तियों का विभाजन एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं होता, संघात्मक में होता है। प्रादेशिक सरकारों की स्थिति क्या है? एकात्मक में जो क्षेत्रीय प्रांतीय सरकारें होती हैं वो दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन होती है, क्योंकि उनके पास तो कोई ताकत नहीं होती। सारी जो ताकत है उनको केंद्र सरकार से मिलती है। संघात्मक में क्या होता है? राज्य के पास में भी ताकत होती है। नागरिकों की स्थिति एकात्मक शासन में कैसी होती है कि वो केंद्र सरकार के प्रति निष्ठा रखते हैं, यानी कि उनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब होता है। उन्हें लोगों को वो लॉयल रहते हैं, वो लॉयल रहते हैं। और उनके पास में सिंगल सिटीजनशिप होती है। तो एकात्मक शासन जिस भी देश में है वहां के जो लोग हैं उनके पास में एक ही नागरिकता होती है। लेकिन संघात्मक शासन जैसे कि अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे कोई व्यक्ति टेक्सास का है या फिर न्यूयॉर्क का है, तो उसके पास में न्यूयॉर्क की भी नागरिकता रहेगी, तो उसके पास में दोहरी नागरिकता होती है। संविधान का स्वरूप कैसा होता है? एकात्मक में लचीला होता है, अलिखित होता है, जैसे कि इंग्लैंड का। संघात्मक व्यवस्था में आप अमेरिका का एग्जाम्पल देना, यहाँ पे लिखित संविधान होता है और कठोर प्रकृति का होता है। ये अंतर भी बता दिया मैंने। और प्रशासनिक विभागों की शक्ति, तो एकात्मक शासन में दोस्तों संविधान से कोई भी ताकत नहीं मिलती है किसी भी प्रशासनिक इकाई अथवा संस्था को। संघात्मक शासन में क्या होता है? सारी जो शक्तियां होती है वो संविधान से ही मिलती है सभी संवैधानिक संस्थाओं को। संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है? ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संविधान के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग। राइट, तो दोस्तों सभी व्यवस्थाओं के गुण और दोष हैं, हमें तो अच्छी व्यवस्था अपनानी चाहिए। एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार दोनों श्रेष्ठ हैं, मतलब गुण और कमियां सब में है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था मुझे थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का थोड़ा बंटवारा होता है। अब बड़े देशों में ठीक है, लेकिन छोटे देशों में एकात्मक शासन ही ठीक है, क्योंकि दोस्तों शक्ति अगर बांटेंगे तो छोटा देश और बट सकता है ना। तो इस तरह से अपना जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको 4 चैप्टर करवा दिए, 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो यहां से आपको बढ़िया बढ़िया सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, जब आप मतलब
जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप 1.5 की स्पीड में इसको देखना, ठीक है, ताकि 15-20 मिनट के अंदर आप इस वीडियो को देख पाए। अगर आपको पसंद आती है क्लास तो आप बिल्कुल इस पे एक अच्छा सा कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।